Hello everyone, welcome you all to Abhiyan IAS Academy. I am your faculty for Management and Commerce, UGC NET JRF, and हम कर रहे हैं Series for Management and Commerce Paper 2. राइट सो इससे पहले जो हमने अब तक सीरीज कंप्लीट करी है वो हमने स्टैटिस्टिक्स करी है. अगर आपने अब तक वो सीरीज नहीं देखी है उसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप वो सीरीज देख लेते हैं तो आप अपने स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन विच आर देयर इन पेपर 1 पेपर 2 बोथ आपके क्लियर हो जाएंगे. एंड वो सीरीज इतनी भी ज्यादा बड़ी नहीं है. अगर आप उसमें 7-9 पार्ट्स हैं उसमें अगर आप उसे एग्जाम से पहले देखते हैं आई एम श्योर आपके 2-3 क्वेश्चंस उसमें से जरूर क्लियर हो जाएंगे. आज जो हम शुरू करने वाले हैं और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा फ्रॉम ब्रांड मैनेजमेंट. राइट, ऑल्दो ये टॉपिक इन मैनेजमेंट एक्सक्लूसिवली मेंशन्ड है बट कॉमर्स में ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से कभी कभी आ जाता है बट पूछता वो सिलेबस में एज सच मेंशन नहीं है. सो जब हमारी बात आती है ब्रांड मैनेजमेंट करने की, सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय ब्रांड मैनेजमेंट, हम ये समझेंगे इस वीडियो में. हम समझेंगे कि ब्रांड इक्विटी क्या होता है जिसकी जिसके मॉडल्स आज की वीडियोस में कवर करने वाले हैं. So we are talking about brand management. So हमें पता है मार्केटिंग में हमारा थ्रू इवोल्यूशन क्या हुआ, हमारा कॉन्सेप्ट जो हमारा प्रोडक्शन पे चलता था वो इतना ज्यादा इवॉल्व हो गया जो कि अभी कस्टमर ओरिएंटेड हो गया. वी हैव सोसाइटल मार्केटिंग, वी हैव मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ऑल्सो. इवन नाउ हमारा जो अभी इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है और जो कि बहुत सारी कंपनीज में आजकल चलता है वो चलता है हमारा हॉलिस्टिक मार्केटिंग, जिसमें कि हम 360 एंगल से हम सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए इंक्लूडिंग एनवायरमेंट, स्टेक होल्डर, कंपनी, प्रॉफिट, ओनर्स, एवरीवन, हम क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को डिलीवर करते हैं. राइट, सो अगर हम कहें तो हमारा ये कहना गलत नहीं होगा अगर हम कहते हैं कि ब्रांड मैनेजमेंट की हम जब बात करते हैं कि आज की तारीख में जो भी हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देते हैं दे आर सोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड वैल्यू. राइट, आप मानते हैं. अगर मैं कहती हूँ कि अच्छा कौन सा टी शर्ट खरीदा है, कौन से शूज खरीदे हैं, अच्छा प्यूमा के, अरे दे आर वेरी नोन फॉर देयर क्वालिटी. सो व्हाट इज दैट, अगर मैं उनकी क्वालिटी को परसीव कर रही हूँ तो वो कैसे कर रही हूँ, क्योंकि मैंने प्यूमा को ब्रांड को उस तरीके से परसीव करा हुआ है. राइट, अगर मैं बात करती हूँ नाइकी के शूज दे आर रियली वेरी गुड फॉर स्पोर्ट्स, रियली गुड, ड्यूरेबल, दे आर गुड फॉर विद क्वालिटी, एवरीथिंग. सो कैन आई से कि उसकी जो क्वालिटी परसेप्शंस हैं, जो मैंने परसीव्ड क्वालिटी है कस्टमर के माइंड में, उसके थ्रू वो ब्रांड वैल्यू क्रिएट हुआ है. राइट, सो ये खुद में एक डिसिप्लिन बन जाता है फॉर मार्केटिंग पीपल टू अंडरस्टैंड ब्रांड मैनेजमेंट, ताकि वो सही तरीके से अपने ब्रांड को पोजीशन कर सके कस्टमर्स के माइंड में और जिससे कि उनका जो मार्केट शेयर है, मार्केट वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू है वो डिफाइन होता है. उसके अंदर हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं जब हम ब्रांड मैनेजमेंट की बात करते हैं. ब्रांड इक्विटी आता है, ब्रांड इमेजिनरी आता है, ब्रांड आइडेंटिटी आता है, वी हैव ब्रांड एसोसिएशन, ब्रांड पर्सनैलिटी, हमारे बहुत सारे टर्म्स आते हैं बिकॉज वी अज्यूम दैट ब्रांड इन इटसेल्फ एक पर्सन है जो कि दूसरे जो कस्टमर्स है जो इस ब्रांड को खरीदने वाले हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है. राइट, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से अगर मैं आपको एक ट्यून सुनाती हूँ, इफ आई से टिंग टिंग टिंग, सो इससे क्या समझ में आता है. हम जब भी ये टेलीविजन पे साउंड सुनते हैं, मे बी वी आर बिजी विद वर्क, मे बी वी आर वर्किंग ऑन लैपटॉप, या हम किचन में, जब भी हम ये साउंड सुनते हैं हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं ये ब्रिटानिया की साउंड है. राइट, ब्रिटानिया के जो केक्स थे या ब्रिटानिया के जो बिस्किट्स थे उस वक्त ये ट्यून सुनाई देता था. सो कह रहा है से कि उस ट्यून की वजह से आई वाज एबल टू कनेक्ट टू दैट ब्रांड, मैं उस ब्रांड के साथ एसोसिएट कर पाई, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा ब्रांड एसोसिएशंस हो जाएंगे. राइट, सो यही टैक्टिक्स होती हैं, यही स्ट्रैटेजीज होती है जिसके बेसिस पे जो कंपनीज होती हैं अपने ब्रांड को कस्टमर के दिमाग में बिठाते हैं. जैसे इफ आई से ब्रांड के लिए ना, ब्रांडिंग के लिए इमोशनल वैल्यूज भी यूज की जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं देश का नमक, देश का नमक क्या, देश का नमक क्या, एनी सॉल्ट कैन बिकम देश का नमक. राइट, बट वो टाटा ने लाइन यूज करी है सो दैट इट कैन हेल्प कस्टमर्स कनेक्ट इमोशनली विद दैट ब्रांड. राइट, सो हमें क्या होता है, हमें जब भी हम शॉप पे जाते हैं एट टाइम्स एंड वी से वी वांट देश का नमक, वी वांट व्हाट, टाटा नमक. सो इससे क्या हुआ, हमने एक ब्रांड को कैसे परसीव किया, ब्रांड को कैसे रिकॉग्नाइज किया, हमने उस इमोशनल वैल्यू के बेसिस पे उससे कनेक्ट किया. जैसे हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, हमने देखा होगा अभी कुछ टाइम पहले हमारे सैमसंग के, या अभी हम उसकी बात कर सकते हैं अमेजन की बात कर सकते हैं. अभी बहुत टेलीविजन पर एडवर्टाइजमेंट चलता है, अरे उसको आई थिंक
हींग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, समथिंग वाज देयर, द लेडी वाज आस्किंग इन दैट एडवर्टाइजमेंट दैट हींग को इंग्लिश में क्या कहते हैं. सो द एंटायर हाउस वाज कॉल्ड कि हींग को इंग्लिश में क्या कहते हैं. एंड देन द लेडी वाज आस्किंग कि आपको क्यों जानना है हींग को इंग्लिश में क्यों कहते, क्या कहते हैं. शी सेड बिकॉज आई वांटेड टू परचेज इट ऑनलाइन फ्रॉम Amazon. सो उन्होंने किस तरीके से इस चीज को इमोशनली प्लैटर किया था कि अब आप Amazon को हिंदी में भी एक्सेस कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट उन्होंने अपने ब्रांड को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि नाउ जो लोग हिंदी में एक्सेस करना चाहते हैं वो भी इस चीज को अब हिंदी में एक्सेस कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट अपने प्रोडक्ट के फीचर्स के बेसिस पे, अपने प्रोडक्ट की फीचर्स क्वालिटीज के बेसिस पे, अपने प्रोडक्ट के अपीयरेंस के बेसिस पे, इमोशनल वैल्यू के बेसिस पे, बहुत सारे बेसिस होते हैं जिसके बेसिस पे कस्टमर के माइंड में उस प्रोडक्ट को फिक्स किया जाता है. राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रांड मैनेजमेंट. सो ये जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, जब हम उसको एक प्रोसेस में डील करते हैं, जब हम उसको एक एक चीज को समझते हुए उसको टारगेट करते हैं अपने ऑडियंस को, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज ब्रांड मैनेजमेंट. राइट. सो अब बात आ जाती है कि ब्रांड इक्विटी क्या होता है. ब्रांड मैनेजमेंट हमने समझ लिया. सो ब्रांड इक्विटी अगर मैं बहुत सिंपल टर्म्स में बताऊं तो इज नोन एज ब्रांड वैल्यू. ठीक है, मेरे ब्रांड की वैल्यू क्या है, मेरे कस्टमर्स कितना मेरे ब्रांड को वैल्यू करते हैं, कितने वो लॉयल हैं, उसकी क्वालिटी को कैसे परसीव करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस क्या है. बेसिकली मेरा कस्टमर मेरे ब्रांड को किस तरीके से परसीव करता है बिकम्स द ब्रांड वैल्यू, पॉजिटिव ब्रांड वैल्यू, एंड दैट इज इक्विटी. दूसरा तरीका बताते हैं इसे याद करने का. जैसे हम क्या करते हैं, हम अकाउंटेंसी में, हम फिनेंस में ओनर्स इक्विटी होता है. राइट. ओनर्स इक्विटी क्या होता है, जो कि कैपिटल होता है जो कि प्रोप्राइटर ने इन्वेस्ट करा है. राइट. सो ब्रांड इक्विटी आई कैन से वो ब्रांड वैल्यू जिसको थ्रू जो भी सिंबल है, लेबल है, जो भी हम क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, एसोसिएशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके थ्रू जो ब्रांड कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, कस्टमर उस ब्रांड को कैसे परसीव कर रहा है बिकम्स द ब्रांड इक्विटी. राइट. अब बात आ जाती है ब्रांड इक्विटी मॉडल्स की. सो अगर हम बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमारे मॉडल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इन टोटल हमारे यहाँ पर 4 कॉन्सेप्ट्स हैं, 4 मॉडल्स हैं. हमारे पास एकर मॉडल है, केलर मॉडल है, वी हैव ब्रांड्स मॉडल एंड ब्रांड एसेट वैल्यूएटर, BAV मॉडल. ठीक है. सो ये बहुत ही ज्यादा इमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें से के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. दे कैन आस्क यू मैच द फॉलोइंग, दे कैन आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चन, दे कैन आस्क यू स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, दे कैन आस्क यू असर्शन रीजन क्वेश्चन. इसमें से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं. एंड आल्सो दे कैन आस्क यू, वो आपको कंपोनेंट्स दे देंगे एंड दे विल आस्क यू कि किसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कंपोनेंट्स ऑफ दिस मॉडल. राइट. सो विदाउट गेटिंग डिलेड हम शुरू करते हैं अपने पहले मॉडल से, विच इज एकर मॉडल. एकर मॉडल में क्या है, सो दिस मॉडल ऑब्वियसली इज गिवन बाय एकर एंड इस मॉडल में उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि ब्रांड इक्विटी को अगर आपको डिफाइन करना है, सो आप ब्रांड इक्विटी को 5 कंपोनेंट्स में डिफाइन कर सकते हैं. राइट. सो दिस इज ब्रांड इक्विटी. जैसे मैंने आपको बताया कि एक कस्टमर ब्रांड को कैसे परसीव करता है, उसके बेसिस पे जो स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट की जाती है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट की जाती है बाय द कंपनी, वो मेरा क्या बन जाता है, इक्विटी, ब्रांड इक्विटी. राइट. सो ब्रांड मॉडल, एकर मॉडल क्या बात करता है, वो कहता है कि 5 कंपोनेंट्स हैं जिसके बेसिस पे मैं अपनी ब्रांड इक्विटी को डिफाइन कर सकता हूं. राइट. एंड व्हाट आर दोज कंपोनेंट्स. पहला आ जाता है मेरा ब्रांड अवेयरनेस. सो फर्स्ट इज माय ब्रांड अवेयरनेस. तो उन्होंने कहा है, एकर ने कहा है थ्रू दिस मॉडल दैट ब्रांड अवेयरनेस इज वन ऑफ द कंपोनेंट जिससे कि मैं अपने ब्रांड इक्विटी को इंक्रीज कर सकता हूं, एनहांस कर सकता हूं. राइट. सेकेंड इज परसीव्ड क्वालिटी. थर्ड इज प्रोप्राइटरी एसेट्स. फोर्थ इज ब्रांड एसोसिएशन एंड लास्ट इज ब्रांड लॉयल्टी. सो इन्होंने कहा है जो एकर है, एकर मॉडल में, कि 5 कंपोनेंट्स हैं जो कलेक्टिवली बताते हैं कि मेरा ब्रांड वैल्यू क्या है, ब्रांड इक्विटी क्या है. सो सबसे पहले तो आ जाता है मेरा ब्रांड अवेयरनेस. सो कैन आई से दैट हाउ मच knowledge customer has about my brand. So this is knowledge to customer. So इसमें हमारा आ जाता है कि मेरे कस्टमर को how much knowledge, awareness, information they have about the brand. मान लीजिए कोई नया ब्रांड आता है, फॉर एग्जाम्पल XYZ ब्रांड आता है एंड उसकी ब्रांड वैल्यू को अगर उसे इवेल्युएट करना है तो सबसे पहले कस्टमर बीइंग अ कंपनी मैनेजर क्या करेंगे, सो दे विल सी कि कस्टमर्स को पता भी है कि सच एंड सच ब्रांड एग्जिस्ट.
राइट। सो सबसे पहली चीज क्या आती है कि अगर हमें ब्रांड वैल्यू को इवैल्यूएट करना है या ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज करना है तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि वेदर कस्टमर्स नो हैव द नॉलेज अबाउट द पर्टिकुलर ब्रांड और नॉट, राइट। सो ये मेरा बन जाता है ब्रांड अवेयरनेस। सेकंड आ जाते हैं परसीव्ड क्वालिटी। परसीव्ड क्वालिटी क्या आ जाता है, दैट हाउ माय कस्टमर्स परसीव the quality of product and services। so जो product and services मेरा brand offer कर रहा है, it be product और service जो भी वो ऑफर कर रहा है, सो उसकी जो परसीव्ड क्वालिटी है, मतलब कस्टमर के माइंड में कस्टमर को क्या लगता है कि कितनी क्वालिटी हम देते हैं, राइट, बिकम्स द परसीव्ड क्वालिटी। परसीव्ड क्वालिटी क्या होता है, दैट आई एम स्टैंडिंग एट द प्लेस ऑफ कस्टमर एंड थिंकिंग कि मैं कैसी क्वालिटी को सर्व कर रहा हूँ, राइट। सो दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कस्टमर, सो दिस इज पॉइंट ऑफ व्यू, सो दिस इज पॉइंट ऑफ व्यू कस्टमर, राइट। सो ये जो हम ब्रांड मॉडल्स बनाते हैं, आई वुड से कि दिस इज एंटायरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कस्टमर, कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से हम कॉम्पोनेंट्स निकालते हैं। देन मेरा आ जाता है थर्ड इज प्रोप्राइटरी एसेट्स। सो प्रोप्राइटरी एसेट्स में मेरे क्या आ जाते हैं, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये मेरे यहाँ पे IPR आ जाता है, मेरे आ जाते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो प्रोप्राइटरी एसेट्स का क्या मतलब है कि कितनी ज्यादा यूनिक इनोवेशन हमारे पास है, कितना ज्यादा हमने उस पर प्रोप्राइटरी राइट्स लगा रखे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लगा सकते हैं, दैट दिस इज माय कॉपीराइट, दिस इज माय पेटेंट, दिस इज पेटेंटेड, दिस इज ट्रेडमार्क, राइट। जिससे क्या होता है, एक एक्सक्लूसिव राइट रहता है कस्टमर कंपनी को टू सर्व it to the customers, originally serve it to the customers। देन मेरा आ जाता है ब्रांड एसोसिएशन। अब ब्रांड एसोसिएशन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, सो किसी ना किसी तरीके से, मतलब जैसे इफ आई से मैं अगर फूड चेन्स की बात करूं, इफ आई लुक एट इफ आई सी दिस रेड कलर का, इफ आई सी M, what will I remember? I will automatically take it to McDonald's, right? अगर मेरे को कहीं ना कहीं कलर कॉम्बिनेशंस दिखते हैं इन सम स्क्वायर फॉर्म, सो ब्लू एंड रेड कलर के, सो कैन आई डायरेक्टली रिलेटेड टू डोमिनोज? Yes, I can, right? और अगर मुझे येलो कलर का कुछ दिखता है समवेयर, तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ अपने माइंड में, जैसे कि हम एसोसिएट कर लेते हैं उन ब्रांड्स के साथ ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल्स, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द, सो फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है, हमारी डुप्लीकेट टी शर्ट्स आते हैं, डुप्लीकेट शूज आते हैं, ठीक है, उनके लोगोज ना थोड़े से अलग होते हैं, बट हमें उनका लोगो देख करके पता चल जाता है दैट दिस इज नॉट द ओरिजिनल वन। व्हाई? बिकॉज हम उस ब्रांड के लोगो के साथ, सिंबल के साथ एसोसिएट कर पाते हैं, उनके कलर कॉम्बिनेशंस के साथ एसोसिएट कर पाते हैं, जिसके बेसिस पे हम उन ब्रांड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, वो मेरा बन जाता है ब्रांड एसोसिएशन, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द कंपोनेंट थ्रू व्हिच वो अपनी ब्रांड इक्विटी की वैल्यू का एक आइडिया लगाते हैं कंपनीज। देन लास्ट मेरा इसमें आ जाता है एकर मॉडल का फिफ्थ कंपोनेंट आ जाता है ब्रांड लॉयल्टी। सो ब्रांड मेरे ब्रांड को लेकर के कस्टमर्स कितने लॉयल हैं, कितने वो रिटेन्ड रहते हैं, दैट डिफाइंस माय ब्रांड इक्विटी, ब्रांड वैल्यू वो मेरा डिफाइन करता है, राइट। सो दिस वाज फ्रॉम द एकर्स मॉडल, ठीक है। नाउ वी विल कम ऑन द केलर्स मॉडल, राइट। सो दिस इज अनदर पर्सन जिन्होंने ब्रांड इक्विटी मॉडल दिया है, एंड इसमें इन्होंने क्या कहा है, दैट देयर इज वन पर्टिकुलर सीक्वेंस, ठीक है, जिससे कि हम ब्रांड आइडेंटिटी से लेकर के ब्रांड रेजोनेंस तक जा सकते हैं। दैट मीन्स कि हु आर यू, आप क्या हैं, से लेकर के हम कैसे रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं टुगेदर कंपनी एंड कस्टमर, ये उस हायरार्की की बात करता है। सो फर्स्ट इसमें मेरा आ जाता है ब्रांड आइडेंटिटी, सेकेंड मेरा आ जाता है ब्रांड मीनिंग, थर्ड मेरा आ जाता है ब्रांड रिस्पॉन्स, एंड फोर्थ इज माई रेजोनेंस। सो पहले तो इनकी मीनिंग देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। सो दिस इज ब्रांड identity says who are you, this says, then this says what do you do, then this says
Who am I to you? Right? So there are some questions. केलर ने क्या मॉडल दिया है? उन्होंने कहा है कि हम कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि कस्टमर इफ से दैट कि उन्हें हमारे ब्रांड के बारे में पता है या नहीं. सो इन सम क्वेश्चन फॉर्म्स ही ट्राइड टू आंसर दोस क्वेश्चंस विद पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स एंड वो हमारा बन जाता है केलर मॉडल. उन्होंने सबसे पहले पूछा हु आर यू, जिसमें कि मेरा आ जाता है ब्रांड आइडेंटिटी. सो ब्रांड आइडेंटिटी से मेरा क्या मतलब है? दैट कि कस्टमर्स मस्ट बी फुल्ली अवेयर, दे हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रांड. उसके बाद ही यू नो द परचेजिंग विल स्टार्ट. सो ब्रांड आइडेंटिटी में हु आर यू में आ जाता है दैट वेदर द कस्टमर हैव द नॉलेज ऑफ द पर्टिकुलर ब्रांड और नॉट. इसमें आ जाता है अवेयरनेस. राइट, देन द क्वेश्चन कम्स व्हाट डू यू डू. सो व्हाट डू यू डू से मतलब क्या है कि कितना जो कस्टमर्स हैं, इवन दो उनको पता है कि ऐसा कोई ब्रांड एग्जिस्ट करता है, क्या उनको नॉलेज है कि क्या फीचर्स, क्या सर्विसेज वो पर्टिकुलर ब्रांड प्रोवाइड करता है, क्या परफॉर्मेंसेस हैं, क्या अलग डिफरेंट यूनिक इनोवेशंस हैं, फीचर्स हैं, क्वालिटी है, वो सब क्या प्रोवाइड करता है, क्या वो कस्टमर को पता है. विल कम इन ब्रांड मीनिंग. मतलब कि ब्रांड मीनिंग से क्या हम समझते हैं कि क्या मीनिंग प्रोवाइड करता है इट टू द कस्टमर्स. मतलब व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू. डू में क्या आ जाएगा? दो चीजें हमारे पास आ जाती हैं, परफॉर्मेंस एंड इमेजरी. परफॉर्मेंस में क्या आ गया कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है. इफ आई से आई कंपेयर टू प्रोडक्ट्स एंड उसमें मैं परफॉर्मेंस बेसिस पे देखूं. फॉर एग्जांपल मैंने दो मोबाइल फोन्स ले लिए. इफ आई एम कंपेयरिंग सैमसंग एंड फॉर एग्जांपल आई एम कंपेयरिंग वन प्लस. ठीक है, मैं उन दोनों को कंपेयर कर रही हूँ और मैं यहाँ पे ब्रांड वैल्यू कैलकुलेट कर रही हूँ सैमसंग की. सो व्हाट परफॉर्मेंस इज माई मोबाइल फोन, माई प्रोडक्ट इज प्रोवाइडिंग टू द कस्टमर्स, राइट, इन कंपेरिजन टू कॉम्पिटिटर्स ऑल्सो एंड इंडिविजुअली. वो मेरा आ जाएगा परफॉर्मेंस में. अगर मान लीजिए मेरा फोन बहुत ज्यादा बग्स क्रिएट करता है, बहुत ज्यादा जल्दी हैंग होता है, बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं है, उसका इंटरफेस बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव नहीं है, व्हाट कैन आई से कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है एंड अकॉर्डिंगली उसकी ब्रांड वैल्यू नीचे चली जाएगी. राइट, इमेजरी में क्या आता है? दैट व्हाट कस्टमर्स वांट टू सी, यू नो, क्या बेनिफिट्स कस्टमर्स देखना चाहते हैं. ठीक है, एंड अदरवाइज भी क्या क्या वो कौन से फीचर्स हैं जो कस्टमर्स देखना चाहते हैं एंड ब्रांड इज प्रोवाइडिंग दैट. थर्ड हमारा आ जाता है ब्रांड रिस्पॉन्स. सो ब्रांड रिस्पॉन्स में हमारा आता है हु एम आई टू यू, हु एम आई टू यू. सो इसमें ये कहा जाता है कि यहाँ पे बात आ जाती है कि इवन इफ आपको हमारे बारे में पता है, आपको पता है कि क्या परफॉर्मेंसेस एंड इमेजिनरी एंड बेनिफिट्स हमारी ब्रांड प्रोवाइड करता है, उसके बाद आता है कि वंस द परचेज हैज बीन मेड, आपने मोबाइल खरीद लिया, ठीक है, हाउ वॉज योर इवैल्यूएशन आफ्टर परचेजिंग, आपको कैसा लगा, आपका रिस्पॉन्स कैसा रहा आफ्टर परचेजिंग, वो आएगा ब्रांड रिस्पॉन्स में. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्लास दी, मैंने आपको एक डेमो क्लास दी यूजीसी नेट जेआरएफ की मैनेजमेंट की. ठीक है, आपने वो क्लास अटेंड कर ली. ठीक है, दिस विल बिकम योर ब्रांड रिस्पॉन्स. सो ब्रांड रिस्पॉन्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. अगर पॉजिटिव नेगेटिव हुआ तो यू विल नॉट परचेज द प्रोडक्ट अगेन एंड वो बात वहीं खत्म हो जाती है. राइट, यू विल नॉट टेक माय सेशंस, यू विल नॉट ज्वाइन द इंस्टीट्यूट, तो वो बात वहीं खत्म हो जाती है. बट जहां पर बात आती है रिस्पॉन्स की, सो वी आर कैलकुलेटिंग द पॉजिटिव रिस्पॉन्स. सो वो दो चीजों में डिवाइड होता है, वो होता है हमारा जजमेंट्स में एंड फीलिंग्स में. सो जजमेंट्स में मे बी आपको क्लास अच्छी लगी, मे बी बहुत अच्छी थी, मे बी इंटरैक्टिव थी, मे बी बहुत नॉलेजेबल क्लास थी, जैसे भी था. ठीक है, जो भी आपका बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो भी आपका जजमेंट है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो जजमेंट है, इवैल्यूएशन है, वो हमारा आ जाएगा जजमेंट में. फीलिंग्स में आ जाएगा दैट हाउ यू फेल्ट आफ्टर अटेंडिंग इट. ठीक है, और वो कलेक्टिवली क्या बनाता है? वो हमारा बनाता है रिस्पॉन्स. सिमिलरली हमारा ब्रांड के साथ होता है. जब भी हम कोई ब्रांड खरीदते हैं तो हमारे दो तरीके से रिस्पॉन्सेज आते हैं. एक तो फीलिंग फॉर्म में, हाउ मच सेटिस्फाइड वी आर मे बी एक्साइटेड, वी मे बी हैप्पी, एनीथिंग, और जजमेंट्स के बेसिस पे जो हम इवैल्यूएशन करते हैं मे बी फ्रॉम अदर ब्रांड्स एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस. राइट, देन मेरा आ जाता है रेजोनेंस. रेजोनेंस हमारा क्या करता है? ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड ब्रांड, कस्टमर एंड ब्रांड. राइट, सो ये आ जाता है ओवर एंड अबव परचेज. सो ओवर एंड अबव परचेज क्या हो गया? जब कस्टमर बिकम्स लॉयल.
ठीक है, कितनी ज्यादा रेपिटेटिव परचेजेस हो रही हैं, कितना ज्यादा रिलेशनशिप बिल्ड हो चुका है, कितना कस्टमर इज बिकमिंग लॉयल टू आवर ब्रांड, राइट, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ कलेक्टिव ब्रांड इक्विटी। सो हम एक बार देख लेते हैं इसमें हमारे क्या स्टेप्स है। पहले हमारा ब्रांड आइडेंटिटी आता है, विच टॉक्स अबाउट कि कितना अवेयरनेस है, कितना इंफॉर्मेशन है ब्रांड का कस्टमर के पास। देन हमारी आ जाती है ब्रांड मीनिंग। ब्रांड मीनिंग में हमारे दो कंपोनेंट्स होते हैं, परफॉर्मेंस एंड इमेजरी, जिसमें कि बताते हैं ब्रांड के फीचर्स, क्वालिटी, परफॉर्मेंसेस कैसी हम सर्व कर रहे हैं टू द कस्टमर। देन आ जाता है ब्रांड रिस्पॉन्स। ब्रांड रिस्पॉन्स हमारे दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जजमेंट एंड फीलिंग, हाउ यू फेल्ट आफ्टर यूजिंग इट, एंड ऑल्सो योर इवैल्यूएशंस ऑन द बेसिस ऑफ आउटसाइड rivals and individual experience. And उसके बाद मेरा आ जाता है brand resonance. Resonance is when both of them build a strong relationship together. जहाँ पर chances होते हैं, बहुत high chances होते हैं कि the customer becomes loyal, right? So this is all for today from the brand equity model. Hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. Stay tuned for further videos. आगे आने वाली दो वीडियोस में हम कवर करने वाले हैं the other two models of the same brand equity model. हम brand asset valuator and हम brands model कवर करने वाले हैं. ये बहुत emerging topics हैं UGC NET JRF में. And again I will mention, अगर आपने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो do like and subscribe to the channel. Thank you so much.